नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का अभिवादन है। और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 3 हिमालय की बेटियां। तो बच्चों चलिए जानते हैं इसमें हिमालय की कौन सी बेटियां हैं और लेखक ने हमें इस पाठ में क्या बताया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ 3 हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, यानी कि लेखक कहते हैं अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किन्हें देखा था? नदियों को, जो हिमालय की बेटियां कही गई हैं। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। जो हिमालय की बेटियां हैं, नदियां, वो बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में ही लीन रहने वाली यानी कि खोई हुई लगती थी। सहभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। सहभ्रांत यानी कि उत्तेजित, शुद्ध महिला की तरह वे दिखाई देती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। जो हिमालय की बेटियां थीं, उनके लिए लेखक के मन में बहुत सम्मान और श्रद्धा का भाव था। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। जैसे बच्चे अपनी माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में रहते हैं, उसी प्रकार से लेखक उनकी धारा में डुबकियां लगाता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेखक कहते हैं कि जब मैं इस बार हिमालय के कंधे पर यानी कि हिमालय की चोटी पर पहुंच गए तो उनका कुछ रूप और ही सामने आया। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना। लेखक ने बताया कि ये जो इनका रूप है, जो यहाँ से बहुत दुबली पतली नजर आ रही है, कहाँ से? हिमालय की गोद से। ये नीचे मैदानों में उतर के यानी कि जब पृथ्वी पर आ जाती हैं तो गंगा, यमुना और सतलज समतल मैदानों यानी कि जब पृथ्वी पर आती हैं तो ये इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना यानी कि जो नदियाँ उछल रही हैं और कूद रही हैं। बच्चों इसमें यहीं तक, आगे का फिर आगे देखिए। अब आगे देखते हैं कि हिमालय की बेटियों के विषय में आगे लेखक ने क्या क्या बताया है। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, यानी कि जो नदियां हैं वो कैसे उछल कूद कर और खिलखिलाकर लगातार हंसते हुए आगे बढ़ रही हैं। इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। लेखक कहता है कि जब ये हिमालय की गोद से निकलती हैं उस समय उनकी जो भाव भंगिमा है, उनकी जो बाल लीलाएं हैं, वह अलग प्रकार की ही होती हैं। और मैदानों में जाकर के उनका यह उल्लास, उनका जो उत्साह है, न जाने कहाँ चला जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक कहता है कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ और या फिर किसी कली पर, कली बच्चों जब फूल खिलता है उससे पहले जो उसका छोटा रूप होता है वो होता है कली का। तो जब मैं किसी कली को देखता हूँ तो मेरा ध्यान उस पर जब अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल, इतनी जिज्ञासा और विस्मय, आश्चर्य नहीं होता मुझे जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर हो रहा है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? लेखक कहता है न जाने कहाँ भागी जा रही हैं। वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? पता नहीं ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए इतनी बेचैन हो रही हैं और दौड़ी जा रही हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्ति है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? लेखक कहता है कि विराट प्रेम यानी कि विशाल प्रेम अपने महान पिता का, कौन है पिता बच्चों? हिमालय। तो जो हिमालय है उनके विराट विशाल प्रेम को पाकर भी इनके हृदय में अभी तक पूर्ण रूप से तृप्ति प्राप्त नहीं की है। तो इसके अलावा और कौन ऐसा हो सकता है जो इनकी प्यास को मिटा सकता है? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ,
यानी कि बर्फ से जलती हुई नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिपकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। निकेतन बच्चों घर, तो जो नदियों का निकेतन बाल लीला जहाँ उनकी नजर आ रही है, कैसा है उनका घर? मुकुट अधिपकाएँ यानी कि बंधुर मुकुट से सुशोभित, समतल यानी कि जो पहाड़ के पास की जमीन होती है बच्चों, घाटी, वो होती है इसे अधिपकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, और पहाड़ के पास का जो समतल जमीन होती है वह होती है अधिपकाएँ। तो हिमालय की मुकुट रूपी पहाड़ियों के बीच में कभी ऊपर, और जो पहाड़ियों के नीचे का स्थान है उसमें लीला करते हुए जब ये वहाँ से निकलती हैं तो यह इनका नीला निकेतन अलग ही होता है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैत के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बात याद करने का मौका मिल जाता होगा। जब ये वहाँ से निकलकर आगे जंगलों में बढ़ती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में यानी इन पेड़ों के बीच से जब ये गुजरती हैं तो जो इन्होंने बाल लीला घाटियों में की है उन्हें याद करने का अवसर इन्हें मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कोई नहीं जानता कि अपनी नटखट शरारती बेटियों के लिए हिमालय कितना सिर धुनता होगा, कितना परेशान होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यदि बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर इन बेटियों के विषय में पूछा जाए तो उन उत्तर में केवल विराट बहुत बड़ा एक मौन ही यानी कि चुपचाप रहने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। बच्चों, लेखक कहता है कि जब हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दो नदियों के नाम लेते हैं और सुनते हैं तो ये सब नदियां रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की जितनी भी ये छोटी बड़ी सब बेटियां हैं ये सब हमारी आंखों के सामने उतर जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदी के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। जो ये दो नदियां हैं ये अपने आप में कुछ नहीं है। लेखक कहता है कि यह तो दयालु, दयावान हिमालय के पिघले हुए यानी कि जब उस पर बर्फ गिरती है तो उससे पिघलकर उसके हृदय रूपी जो दिल से निकली हुई ये बूंदें हैं वो ही इकट्ठा होकर महान नदी के रूप में बह कर के समुद्र की ओर बहती जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली कि वह समुद्र, कितना भाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। लेखक कहता है कि वह जो समुद्र है बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज, पर्वतों के राजा हिमालय की इन दोनों बेटियों, कौन सी बेटियां बच्चों? सिंधु और ब्रह्मपुत्र के हाथ पकड़ने का श्रेय यानी कि अवसर प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चा बनकर ये कैसे खेला करती है। लेखक कहता है बच्चों कि केवल मैदानों में जिन्होंने इन नदियों को देखा है यानी कि ये कहाँ पर्वतराज हिमालय से कैसे निकलती हैं ये नहीं देखा होगा तो उनके ख्याल में यानी कि उनके विचार में तो शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बन करके ये किस प्रकार से खेलती हैं। यानी कि कभी मैंने ऊपर बताया था ना, अधिपकाएँ और उपत्यकाएँ शब्द बताए थे आपको कि कभी समतल भूमि जो पहाड़ के पास की जमीन है और कभी उसकी घाटियों में जो इनका बाल लीला निकेतन है बच्चों।
तो उस स्थान पर कोई भी अगर नहीं देख पाया है तो वे तो ये जान ही नहीं पाएंगे कि कैसे ये बूढ़े हिमालय की गोद में खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक कहता है कि जो पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि बच्चों उन्होंने तो इनकी बाल लीला देखी है कि किस प्रकार से वे घाटी से और उसके आसपास की जमीन पर खेलते हुए नीचे समतल मैदान में आती हैं, तो ये उनके लिए भले ही आकर्षक का कारण न बनी हो, लेकिन मेरे लिए तो यह बहुत ही लुभावना सुंदर प्रतीत होने वाला दृश्य है। और हिमालय को, पर्वतराज जो हिमालय है उसको उन्होंने उपाधि दी है कि मैं उनको ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे कोई भी शर्म महसूस नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों? क्योंकि लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियों का रूप दिया है और जब वे जाकर समुद्र से मिलती हैं उन्हें उनका दामाद का रूप दिया है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझसे फिर से संपर्क करके पूछ लीजिए। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं आगे लेखक ने क्या बताया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। जब कालिदास ने मेघदूत लिखा था उसमें यक्ष से, जो विरही यक्ष था यानी कि जो विरह से पीड़ित यक्ष था, उसने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, कि नदी को तो प्रेम का दान देकर जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेयसी बच्चों प्रेमिका, तुम्हें पाकर के अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। जब मैंने इन नदियों के इस बाल रूप को देखा बच्चों, और फिर जो मैदानों में आकर इनके दूसरों रूप को देखा, तो इन सब चीज़ों को देख करके लेखक कहता है कि मुझे नदियों के जो चंचल रूप था उन्हें देख करके कालिदास की ये पंक्तियाँ याद आ गई और शायद उस महाकवि को भी नदियों का जो सचेतन यानी कि जीवंत रूप था वो पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक कहता है कि जो भी नदियों को पहाड़ियों की जो घाटियां हैं और जो मैदानी भाग हैं बच्चों, उनमें दोनों स्थानों पर देखता है यानी कि उनके अलग अलग रूप को देखता है, तो वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा जैसा कि लेखक ने ऊपर हमें बताया है। ठीक है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालेलकर एक हास्य कवि थे बच्चों, जिन्होंने नदियों को लोकमाता का रूप दिया है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? लेखक कहता है कि ठीक है, माता भी ठीक है, लेकिन यदि हम माता बनने से पहले इनको हम हिमालय की बेटी के रूप में अगर जान लें तो कोई भी हर्ज नहीं है, यानी कि परेशानी नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? और इससे अलग हटकर यदि हम इन्हें प्रेमिका की भावना से देखें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है बच्चों। लेखक कहता है कि ममता का एक और भी रूप है, वो कौन सा है देखिए, जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। लेखक कहता है कि कितने ही कवियों ने बहन का स्थान भी इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लेखक कहता है कि इनको बहन कहने की मेरी भी एक दिन ऐसी भावना उत्पन्न हुई मेरे मन में, और वो कहाँ पर हुई थी बच्चों? थोलिंग यानी कि तिब्बत की बात है। मन उचट गया, मन परेशान हो गया था, तबीयत ढीली थी, यानी कि जो तबीयत थी वो थोड़ी नाजुक थी, कोई परेशानी थी उसमें। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं लेखक। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। दोपहर का समय था जब लेखक नदी के पास गए और पानी में पैर लटकाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील जो बहता हुआ जल था बच्चों, उसने अपना असर शुरू कर दिया
और तन और मन दोनों ही ताजा हो गए और मैं गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा लेखक? देखो बच्चों, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। नदी को कहता है कि हे सतलज नदी आपकी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, कि हे सतलज बहन तुम्हारी लीलाएं अपरंपार हैं, आश्चर्यजनक हैं। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मेरा जो ये मन है खुमारी को यानी कि बेचैनी को हटा करके प्रसन्न हो गया है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, हे सतलज नदी मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो और ये जो हिमालय तुम्हारा बाप है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, तुम्हारी चिंता करने वाला तुम्हारा जो बाप है बहुत ही चिंता करता है और चुपचाप खड़ा हुआ है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, इस प्रकृति का जो अनोखा रूप है उस पर अद्भुत छाप हिमालय की चित्रपट पर छपी हुई है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी सदैव ही जय हो। बच्चों, आपने इस पाठ को जाना, समझा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझसे संपर्क कीजिए और अपनी समस्या का समाधान लीजिए। धन्यवाद।